हेलो क्लास, आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडी फाइट विथ मैथमेटिक्स। तो आज हम सिखाएंगे अध्याय 1 परिमेय संख्याएं एनसीईआरटी पर आधारित है ये संख्याएं, और कक्षा 8 का ये सिलेबस है। तो इसमें हम जानेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, धनात्मक संख्या क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं। आप पहले पढ़ चुके होंगे पिछली कक्षाओं में कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से अनंत तक होती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक होती हैं वे संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से अनंत तक होती हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक। अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिसमें धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं दोनों मिली होती हैं, जैसे कि राइट माइनस के 0, जैसे कि -3, -2, -1, -0। फिर धनात्मक की ओर चलेंगे हम, +1, +2, +3, +4। ये संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब हम जानेंगे धनात्मक संख्या क्या होती हैं। धनात्मक संख्याएं वे होती हैं जो पॉजिटिव यानी जो जिसके आगे धन लगा होता है, जैसे कि +4, +3, +2, +1। यह संख्या धनात्मक संख्या कहलाती हैं। ऋणात्मक संख्या जिसके आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा होता है उन्हें ऋणात्मक संख्या कहते हैं, जिसके प्रकार -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट 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 डॉट। यह धनात्मक संख्या कहलाती हैं। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P/Q की शक्ल में होती हैं, जहाँ P और Q दो पूर्णांक नंबर होते हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तथा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण उनसे हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। जैसे कि एग्जांपल और उदाहरण नंबर 1, 2/4। यहाँ पर ये एक पूर्णांक संख्या है, यह भी एक पूर्णांक संख्या है, तथा जो हर है हमारा वह 0 के बराबर
नहीं है, इसलिए यह हमारी परिमेय संख्या है। और हम कुछ उदाहरण लेते हैं। -1/2, 4/3, ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। ये हमारी धनात्मक परिमेय संख्या है। ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। 4/0 यह एक परिमेय संख्या नहीं है बच्चों। क्योंकि जो हर है हमारा वह 0 के बराबर है। इसलिए जो 4/0 संख्या है वह परिमेय संख्या नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है परिमेय संख्याओं के प्रगुण या गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के 6 प्रकार के प्रगुण या गुणधर्म होते हैं। नंबर 1 संवर्ग या समृद्ध प्रगुण। नंबर 2 क्रम विनिमय प्रगुण। नंबर 3 साहचर्य प्रगुण। नंबर 4 परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। 0 के या तत्समक प्रगुण। नंबर 6 1 के प्रगुण। सबसे पहले हम जानेंगे संवर्ग प्रगुण क्या होता है। संवर्ग प्रगुण में हम 2 परिमेय संख्याओं का योग करके देखते हैं क्या वह उसमें प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं, उससे समझते हैं हम। तो 1/2 धन 2/2 इन दोनों को हम योग करेंगे तो हमारे यहाँ पर हर समान है तो हम 2 रख लेंगे और ऊपर का सेम उतर जाएगा। 1 + 2 बराबर 1 धन 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या ही होगी। तो हमारा इसमें यह नियम लागू होता है। अब हम देखेंगे 2 परिमेय संख्याओं को एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या क्या परिमेय संख्या होगी। तो 1/2 माइनस के 2/3। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे यानी कि लसागु लेंगे। तो हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जब हर में विषम और सम संख्या हो तो उनका गुणा कर देते हैं। तो 2 × 3 करेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। और 2 का हम 6 में भाग देंगे। 2 × 3 = 6, 3 बार गया। 3 का गुणा हम ऊपर वाली अंश संख्या में करते हैं तो 1 × 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम 3 का भाग 6 में देंगे। 3 × 2 = 6, 2 बार गया। 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली संख्या अंश में करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब हमारी संख्या माइनस की ज़्यादा है प्लस की 3 कम है तो हमारा आंसर जो आएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो -1/6। तो हम कह सकते हैं कि प्राप्त संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। तो इसमें भी हमारा नियम लागू होता है। अब 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर क्या प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। ये हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। तो 1/2 गुणे 2/3। अब इसको हम हल करेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि गुणा में हमेशा आमने सामने गुणा किया जाता है। तो 2 × 1 करेंगे तो 2 × 1 = 2 बटा 3 × 2 = 6
तो आपने देखा कि प्राप्त संख्या परिमेय संख्या हो गई। अब हम इसे और भी हल कर सकते हैं। 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इक्वल आया, बराबर हमारा आया 1/3। तो हम कह सकते हैं कि प्राप्त संख्या दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो इसमें हम गुणा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे विभाजन या भाग करना। एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या में भाग देकर चेक करेंगे कि हम संवर्ग प्रगुण लागू होता है या नहीं। तो 1/2 भाग 2/3। अब इसको हल करने का तरीका हमने सिखाया है आपको कि एक संख्या को हम पहले लिखते हैं, फिर बड़ा भाग लगाते हैं, फिर 2/3 लिखते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या का दूसरी संख्या के साथ चौथी संख्या के साथ गुणा होता है और तीसरी संख्या का गुणा दूसरी संख्या के साथ होता है। तो बराबर करेंगे, जो 1 के साथ तीसरी संख्या का गुणा हो जाएगा बटे दूसरी संख्या के साथ तीसरी संख्या का गुणा हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे। 3 एकम 3 बटा 2 दूनी 4। तो आपने देखा कि प्राप्त संख्या एक परिमेय संख्या है। अगर आप किसी एक परिमेय संख्या में 0 से भाग देंगे तो प्राप्त संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए यह नियम इस पे लागू होता भी है और नहीं भी होता है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रगुण, जिसका नाम है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। अब क्रम विनिमय प्रगुण में हम दो संख्याओं का योग करके देखेंगे, घटाकर भी देखेंगे और गुणा तथा विभाजन। तो सबसे पहले हम दो परिमेय संख्याओं का योग करके देखते हैं। तो 1/3 प्लस 2/3। अब हमारा क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? क्रम विनिमय प्रगुण वह होता है कि पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ें या फिर दूसरी परिमेय संख्या को पहली परिमेय संख्या में जोड़ दें तो दोनों पक्ष हमारे क्या बराबर आएंगे। इसी की जांच करते हैं हम। चलो अब हम इस संख्या को आगे रखते हैं, इस वाली संख्या को पीछे रखकर चेक करते हैं। 2/3 धन 1/3। तो अब इसको हल करेंगे हम। दोनों पक्ष अगर बराबर आते हैं हमारे तो हमारा क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। हर समान है, आपने पढ़ा होगा हर समान होते हैं तो एक से रखते हैं, एक रख लेते हैं और ऊपर का सेम ही उतर जाता है। और यहाँ पर भी हर समान है हमारे 3, तो 2 + 1 आ जाएगा। तो 2 धन 1 करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। 2 धन 1 करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। तो आपने देखा दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राप्त संख्याएं परिमेय संख्या हैं तथा क्रम विनिमय नियम लागू होता है। अब हम देखेंगे एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में घटाने पर तथा दूसरी परिमेय संख्या को पहली परिमेय संख्या में घटाने पर क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो हम उदाहरण लेते हैं। घटाने पर 1/4 माइनस 2/3। अब हम इसी को विपरीत करते हैं। 2/3 को आगे रखकर 1/4 घटाते हैं उसमें, तो दोनों पक्ष के बराबर आते हैं हमारे। तो 2/3 माइनस 1/4। अब इन दोनों को हल करेंगे तो क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं।
तो हम आपने पढ़ा होगा कि दो हर्ष इनका हर्ष अलग विषम और सम है, तो हम इनका एल्स गुणा कर देंगे। तो 4 तिया 12 और इसका फिर हम 4 का भाग पहले वाली संख्या के हर का भाग हम एलसीएम में देंगे। तो 4 तिया 12 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई हम गुणा ऊपर वाली संख्या अंश में करेंगे। तो 3 एकन 3 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाइए। फिर 3 का भाग हम 4 12 में देंगे। तो 4 12 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली संख्या अंश में करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा। अब इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। 4 तिया 12, अब 4 12 3 बार गया, 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 का भाग 12 में देंगे। तो 4 ती 12 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली संख्या 1 में करेंगे। तो 3 एकन 3 हो जाएगा। अब माइनस के 8 में से प्लस के 3 गया तो कितना बचा, माइनस का 5/12 बराबर। अब धन के 8 में से ऋण के 3 चले गए तो कितने बचे, धन के 5/12। यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए घटाने में क्रम विनिमय में नियम लागू नहीं होता है, अब हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करने पर, पहली परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या में गुणा करने पर तथा दूसरी परिमेय संख्या का पहली परिमेय संख्या में गुणा करने पर दोनों पक्ष के बराबर आते हैं हमारे। तो हम देखते हैं गुणा करने पर तो हम पहली परिमेय संख्या लेते हैं 1/3 गुणा 2/4। अब इसी प्रकार हम 2/4 को आगे रखते हैं तथा 1/3 को पीछे रखकर गुणा करते हैं। क्या अब ये दोनों पक्ष बराबर आएंगे, इसे हम हल करके चेक करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा आमने सामने गुणा होता है। 2 एकन 2, 4 ती 12 बराबर 4 ती 12, 2 एकन 2। तो आपने देखा यहाँ पर गुणा में दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर दो परिमेय संख्या का गुणा करने पर दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए क्रम विनिमय नियम में गुणा लागू होता है। अब हम देखेंगे एक परिमेय संख्या का दूसरी परिमेय संख्या में भाग देकर तथा दूसरी परिमेय संख्या का पहली परिमेय संख्या में भाग देकर दोनों पक्ष के बराबर आते हैं। तो विभाजन विधि में 1/2 भाग 2/3 बराबर 2/3 भाग 1/2। क्या ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं? अब हम चेक करते हैं इनको हल करके। तो हमने आपको बताया था कि 1/2 पहले लिखते हैं तो भाग लगा देते हैं 2/3। इसी प्रकार हम इसको करेंगे 2/3 भाग 1/2।
आप पहली संख्या का चौथी संख्या के साथ गुणा करते हैं तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के साथ गुणा करते हैं। इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे, पहली का चौथी के साथ तथा दूसरी का तीसरी के साथ। अब हम इसको हल करके देखते हैं। 1 गुणे हम इसको ऊपर ले जाएंगे 3 को, तो 3 हो जाएगा बटा 2 के साथ 2 चला जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 2 के साथ 2 आ जाएगा बटा 3 के साथ 1 का गुणा हो जाएगा। अब ये दोनों पक्ष के बराबर आते हैं, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। 3 एकम 3 बटा 2 दूनी 4 बराबर 2 दूनी 4 बटा 3 एकम 3। तो आपने देखा कि हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं हैं, तो इसमें यह लागू नहीं होता है। विभाजन विधि में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रगुण, जिसका नाम है सहचर्य प्रगुण। क्या नाम है? सहचर्य प्रगुण। सहचर्य प्रगुण होता क्या है? सहचर्य प्रगुण में आपके पास 3 परिमेय संख्या दी होती हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी। अब आप इसे किस तरीके से हल करेंगे? तो आप इसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसमें ये जोड़ेंगे वाली संख्या, या फिर a प्लस बी प्लस सी, या फिर आप पिछली वाली 2 को जोड़ोगे, फिर उसमें ये वाली ऐड कर दोगे। तो हम देखते हैं कि दोनों तरीकों से करने पर क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं, दोनों संख्या इनका योग करने पर। सबसे पहले देखेंगे हम योग करने पर, इन संख्याओं का योग करने पर। तो हम संख्या मान लेते हैं 1/2 धन 2/2 धन 3/3 बराबर 1/2 धन 2/2 धन 3/3। अब इन्हें हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, फिर उसमें इसे जोड़ देंगे। इसी प्रकार हम फिर इसमें इन दोनों को हल करेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे। तो देखते हैं अब इन दोनों का एलसीएम के समान, लासा समान आएगा। वो इन दोनों का जो हर है वो समान है, तो यूँ 2 लिख देंगे। 2 आ गया, ऊपर का यूँ उतर जाता है, आपको पता ही है। धन 3/3 बराबर 1/2। अब इन दोनों का कितना आएगा? यहाँ पर संख्याएं कैसी हैं? विषम और सम। हर में संख्याएं और विषम और सम हो तो उनका क्या कर देते हैं? हम गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, अब 2 का इसमें भाग देंगे, 2 3 6, 3 बार गया, 3 का गुणे हम अंश में करेंगे 2 में, 2 3 6 हो जाएगा। धन 3 का भाग फिर 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा हम फिर 3 में कर देंगे। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। अब इसी प्रकार हम आगे इनको सॉल्व करते हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3/2 धन 3/3 बराबर 1/2 धन 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12/6। अब हम इन दोनों को हल करेंगे। तो हर का एलसीएम लेने पर कितना आएगा? दोनों हर कैसे हैं? विषम है, तो हम इनका कर देंगे गुणा। तो दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा? 3 दूनी 6। अब 2 का हम इसमें भाग देंगे हर में, तो 2 3 6, 3 बार गया, 3 का गुणा हम 3 में कर देंगे, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। धन फिर 3 से हम 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणे हम अंश में करेंगे 3 में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसे भी हल करेंगे। अब आपको ये पता है इसका एलसीएम कितना आएगा? लासा 6 आएगा। तो हम इसका भाग इसमें देंगे, 6 2 3 6, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, 3 1 3 धन 6 का फिर भाग हम 1 में 6 में देंगे, तो 6 1 6, 1 बार गया, 1 का गुणे हम फिर 12 में कर देंगे, तो 12 1 12। इसी प्रकार इसे हम आगे हल करते हैं और देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो हमारे सहचर्य प्रगुण में योग तीन संख्याओं का योग करने पर सहचर्य प्रगुण लागू होता है। तो देखते हैं आगे हम।
9 धन 6 कितना हो गया 15, 15/6 बराबर 12 धन 3 कितना हो गया 15, 15/6। यानी कि आपने देखा कि हमारे दोनों पक्ष बराबर आए हैं, यानी कि हमारे दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए इसमें योग प्रगुण लागू होता है। आप देखते हैं हम 3 संख्याओं को आपस में घटाने पर क्या सहचार प्रगुण लागू होता है? घटाने पर अब हम 3 संख्या लेते हैं, 2/3 माइनस 1/2 ऋण 3/3। इसी प्रकार हम अब इन दोनों को पहले आप इन दोनों को हल करेंगे, फिर इसमें इसे घटा देंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं 2/3 माइनस 1/2 माइनस 3/3। अब आप इन्हें इस प्रकार हल करेंगे इन दोनों को, फिर इसमें इसे जोड़ देंगे, तो क्या दोनों पक्ष दोनों तरीक़ों से करने पर दोनों पक्ष बराबर आते हैं? तो ये चेक करते हैं हम। दो बट्टा 3 माइनस 1/2 माइनस 3/3 बराबर 2/3 माइनस 1/2 माइनस 3/3। अब इसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर इसमें से इन दोनों को घटाने में से इसको घटाएंगे। इसी प्रकार हम फिर इसके बाद हम इसे चेक करके देखते हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो इसके बाद इसमें इसे घटा देंगे। तो देखते हैं दोनों आंसर दोनों तरीके से करने पर क्या हमारा उत्तर बराबर आता है या अलग अलग आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। तो इन दोनों का तो आपको पता है हर में रहता है, संख्या अलग अलग हों तो विषम और सम हो तो गुणा कर देते हैं उनका। तो ये आपने देखा 3 विषम है और 2 सम है, तो इनका क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया बटा 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 का गुणा किस में करेंगे हम अंश में कर देंगे, 2 दूनी 4 माइनस इसी प्रकार 2 का भाग हम 6 में देंगे, 2 3 6 3 में गया, 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसमें घटा देंगे 3/3। अब इसे भी हम इसी प्रकार हल करेंगे 2/3। अब इन दोनों को हल करेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद हम इससे घटा देंगे इस संख्या को, चिन्ह लगाएंगे इसे। इसका आपने देखा इन दोनों का हर कैसा है, समान है, विषम है यहाँ पे, यानी कि जो 3/3 में जो हर है वो 3 है और 1/2 में जो हर है वो 2 है, यानी कि ये विषम ये सम है ये विषम है, तो इनका गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 3 6, इसका भाग देंगे सम में, 2 का कितने बार गया 3 बार, 3 की गुणा कितने में कर देंगे हम 1 में कर देंगे, तो 3 1 3 माइनस 2 3 6 कितने बार गया 2 बार, 2 का गुणा हम फिर अंश में कर देंगे, 3 दूनी 6। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे करके, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, 1/6 माइनस 3/3 बराबर 2/3 बराबर माइनस के, अब यहाँ पर माइनस के 6 में से धन के 3 घटा दिए जाएँ तो कितने बचेंगे, माइनस के 3/6। अब इन दोनों को देखेंगे हम, तो इन दोनों को एलसीएम लेके देखते हैं, लासा लेके देखते हैं कितना आएगा। 6 और 3 का गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से 6 और 3 का जो लासा आएगा वो देखते हैं हम कितना आएगा। सबसे पहले हम छोटी ये संख्या जिस संख्या जो संख्या सबसे छोटी संख्या से जो चला कट जाए उसे देखते हैं, तो 2 से देखते हैं पहले चेक करके। 2 3 6 3 बार गया, अब 3 नहीं कटेगा तो हम 3 उतार लेंगे। अब 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 1 3, तो अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो इसका कितना लासा आएगा 6। अब 6 का गुणा हम भाग 6 में देंगे, तो 6 1 6 1 बार गया, 1 का गुणा हम फिर 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ऋण 3 का फिर हम भाग 6 में देंगे, तो 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 का गुणा फिर हम अंश में कर देंगे 3 में, 3 दूनी 6 कितना हो गया 6।
अब इसी प्रकार हम इसको हल करते हैं, 2/3। अब आपको पता ही होगा कि जब भी कोई संख्या कोष्टक में साथ में उसके साथ माइनस लगा हो, ऋण लगा हो और आगे भी ऋण हो, तो उन दोनों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। और माइनस माइनस क्या होता है आपको पता ही होगा, माइनस माइनस इक्वल प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन। तो प्लस ऋण ऋण क्या हो जाता है, जुड़कर गुणा होकर धन बन जाता है वो, तो 3/6 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम हल कर रहे हैं, आगे भी देखते हैं। अब 6 में से 1 गया, माइनस के यहाँ पे 6 ज़्यादा हैं और 1 धन का है, तो कितने बचा, माइनस के 6, 5/6। इस प्रकार हम इसको देखते हैं बराबर। अब इन दोनों का लासा कितना आएगा, 6 आएगा। आपने पहले देखा होगा 6/3 का लासा 6 ही आया था। इसी प्रकार ये 6 है, यहाँ पर 3 है, इसका भी लासा 6 आएगा। अब 3 का भाग हम 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का मल्टीप्लाई हम 2 का गुणा फिर हम 2 में कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, धन लगाएंगे। अब 6 का भाग 6 में देंगे, 6 1 6, 1 बार गया, 1 का गुणा हम फिर 3 में कर देंगे, तो 3 हो जाएगा। अब इसका कितना आया, माइनस के 5/6 बराबर। अब 4 और 3 कितना होता है, 7, धन 4 धन 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और बट्टे में कितना चल रहा है, 6। तो आपने देखा कि हमारे दोनों पक्ष अलग अलग आए हैं। तो आपने देखा हमारे दोनों पक्ष अलग अलग हैं। एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सहचर प्रगुण में घटाने, 3 संख्याओं को आपस में घटाने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं। तो इसमें सहचर प्रगुण घटाने में लागू नहीं होता है। अब हम देखेंगे 3 संख्याओं को आपस में गुणा करने पर किस प्रकार हल करते हैं हम उसे, अब गुणा में देखेंगे। तो हम 3 संख्या लेते हैं, 1/2 गुणे 2/3 गुणे 4/3। इसी प्रकार आप इसको कैसे हल करेंगे, पहले आप इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर उसमें इसका गुणा कर देंगे, या फिर आप इन दोनों का गुणा करेंगे, 1/2 गुणे 2/3 गुणे 4/3। आप फिर क्या करोगे, या फिर आप इन दोनों का गुणा करके इसमें से का गुणा कर दोगे। तो देखते हैं हम सॉल्व करके कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। 1/2 गुणे 2/3 गुणे 4/3। आपको पता ही होगा कि गुणा में हमेशा आमने सामने गुणा होता है। तो हम चेक करके देखते हैं कि हमारा, पहले हम इन दोनों को हल करेंगे। तो 2 1 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणे 4/3 बराबर। इसी प्रकार हम इन दोनों को सब हल करेंगे, फिर इसमें इसे गुणा कर देंगे। तो 1/2, 3 तरह का 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब हम देखते हैं, अब इन दोनों का गुणा करेंगे हम इन दोनों में, 4 दूनी 8, 6 3 18 हो जाता है बराबर। 9 1 9 दूनी 18 हो जाएगा, 8 1 8। तो आपने देखा सहचार नियम में, सहचार प्रगुण में गुणा 3 संख्याओं को आपस में गुणा करने पर हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं। हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं। सहचार प्रगुणों में 3 संख्याओं को गुणा करने पर हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो सहचार प्रगुण गुणा में लागू होता है। अब हम देखते हैं 3 संख्याओं का विभाजन करके। 3 संख्याओं का विभाजन में देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं हमारे, तो विभाजन करेंगे। हम 3 संख्या लेते हैं, 3 परमेय संख्याएं, 1/2 भाग 1/1 भाग 2/1। तो हम इन्हें किस प्रकार हल करेंगे, हम इन्हें पहले आप इन दोनों को लेंगे, फिर उसमें इसका भाग दे देंगे, या फिर 1/2 भाग 1/1 भाग 2/1, या फिर आप इन दोनों को हल करेंगे, फिर इसका भाग हम इसमें दे देंगे। तो देखते हैं कि हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। तो आपको पता ही होगा 1/2 भाग, इससे भाग देंगे, फिर हम 1/1 भाग 2/1।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। पहले हल करेंगे। बराबर 1/2 भाग 1/2। अब 1/1 में हम भाग देंगे 2/1 से। तो आपको पता ही है, पहली संख्या का गुणा चौथी के साथ होता है और तीसरी संख्या का गुणा दूसरी के साथ होता है। इसी प्रकार हम इनका भी गुणा कर देंगे, पहली का गुणा चौथी के साथ और दूसरी का गुणा तीसरी के साथ। तो देखते हैं क्या हमारा आंसर बराबर आता है या नहीं। तो ये एक के साथ ये 1 पहुँच जाएगा गुणा में, बटा 2 के साथ 1 का गुणा हो जाएगा, भाग 2/1 भाग बराबर 1/2 भाग। अब इसी प्रकार 1 के साथ 1 का गुणा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और 2 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, 2 × 2। अब हम देखते हैं क्या दोनों पक्ष बराबर आते हैं। तो 1 × 1 बटा 2 × 2 भाग 2/1। इसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे। 1/2 भाग 1 × 1 2 दूनी 4। अब हम इसे देखते हैं। अब हम 1/2 का भाग 2/1 से देंगे। तो देखते हैं आगे हम। दो बट्टा 1 बराबर 1/2 भाग 1/4। तो हम इन दोनों को हल करके देखते हैं क्या दोनों हमारा उत्तर बराबर आता है या नहीं। तो 1/2 में हम 2/2 से भाग देंगे, बराबर 1/2 में हम 1/4 से भाग देंगे। अब ये इसके साथ पहुंच जाएगी, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा इसका। इसी प्रकार इसके साथ इसका गुणा, इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। तो 1 के साथ 2 पहुंच जाएगा, बटा 2 के साथ 2 पहुंच जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, बराबर। इसी प्रकार हम 1 के गुणा 1 के साथ 4 का गुणा हो जाएगा, 1 × 4 बटे 2 × 1। अब हम देखते हैं कि दोनों पक्ष हमारे बराबर आते हैं। 2 × 2 2 दूनी 4 बराबर 4 × 4 2 × 2। तो आपने देखा कि हमारे दोनों तीन संख्याओं का आपस में भाग करने पर हमारे दोनों पक्ष अलग अलग आते हैं, हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सहचार्य प्रगुण में विभाजन विधि लागू नहीं होती है। सहचार्य में विभाजन विधि तीन संख्याओं का विभाजन करने पर वो दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं, विभाजन विधि लागू नहीं होती है। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रगुण, इसका नाम है, देखते हैं, अब हमारा अगला प्रगुण है जो उसका नाम है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। तो क्या नाम है? परिमेय संख्याओं का, नेक्स्ट जो हमारा अगला प्रगुण है वह है, देखते हैं उसका नाम क्या है, परिमेय संख्याओं का योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। गुणा का वितरण प्रगुण। तो आप देखते हैं परिमेय संख्याओं का योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। परिमेय संख्याओं को जोड़कर तीसरी परिमेय संख्या में गुणा करते हैं, इसे कहते हैं परिमेय संख्याओं का योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। तो देखते हैं इसमें हम क्या होता है। मान लीजिए ए धन हम ए गुणा यानी कि ए बी प्लस सी करते हैं।
यानी कि दो संख्याओं का योग करके त्रिश संख्या में गुणा करना, यह होता है हमारा परिमेय संख्या का योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। तो देखते हैं हम इसमें, हम संख्या ले तीन परिमेय संख्या लेते हैं। 1/2 गुणे क्या प्राप्त संख्या, तो क्या प्राप्त संख्या परिमेय संख्या हुई, इनको हल करके और कोष्टक में 2/3 धन 1/3। तो देखते हैं इसे हल करके अगर इससे हमारी प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होती है या नहीं। 1/2 धन गुणा, और आपने देखा हर समान है हमारा, तो इसे कैसे लिख देंगे और ऊपर कहीं क्यों लिख जाएगा। 2 धन 1 1/2 गुणे 2 धन 1 कितना हो गया 3 3/3। अब हम इनका गुणा कर देंगे, हम 3 1 3 बटे 3 2 6। तो आपने देखा, अब हम इसे भी काट सकते हैं क्योंकि 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 6 भी आता है। 3 1 3 3 2 6। तो हमारा जो उत्तर आया वो कैसा है, धन की परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण लागू होता है। आपने देखा किस प्रकार हल करते हैं हम इसे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रगुण पर, जिसका नाम है 1 का प्रगुण। 1 का प्रगुण, 1 का प्रगुण क्या होता है अब हम जानेंगे। 1 का प्रगुण का मतलब है किसी एक परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। तो देखते हैं, हम एक परिमेय संख्या लेते हैं 1/3, जिसमें हम गुणा करते हैं 1 से। हमने बताया आपको 1 का प्रगुण का मतलब है किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर क्या प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। तो देखते हैं, किसी भी, आप जानते ही होंगे, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वही होती है। तो देखते हैं 1, अब इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो इसका सामने सामने गुणा करते हैं। 1 1 1 3 1 3। तो देखा आपने, प्राप्त संख्या हमारी वही आती है। तो कह सकते हैं हम कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रगुण पर, जिसका नाम है शून्य का प्रगुण। शून्य का प्रगुण, शून्य का प्रगुण से आप समझ ही रहे होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य का प्रगुण होता क्या है। जैसे कि किसी भी संख्या में 0 यानी शून्य जोड़ने पर, योग करने पर क्या प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। देखते हैं, एक संख्या लेते हैं परिमेय संख्या 1/3 धन 0। अब हम 1/3 को 0 में जोड़ेंगे, तो आपको पता ही होगा एक 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो कितना आएगा 1/3 ही आएगा। इसे कहते हैं हम शून्य का प्रगुण। किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिमेय संख्या होगी। तो आपने सारे प्रगुणों के नाम पढ़ लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अगले विषय की ओर। हमारा अगले टॉपिक का नाम है, वह है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण या दिखाना। किस प्रकार हम किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार दिखाते हैं, ये हम जानेंगे आज। तो देखते हैं संख्या रेखा होता क्या है। संख्या रेखा में हमारे पास एक रेखा होती है जिसमें हमारा जो बीच का
बिंदु होता है वो 0 होता है तथा बीच के बिंदु से राइट साइड में, यानी कि जो राइट साइड में हम चलते हैं तो वो कई संख्या होती हैं, पॉजिटिव संख्या कहलाती हैं। जैसे यानी कि धनात्मक संख्या होती हैं 1 2 3 4 5। और जो लेफ्ट साइड में जो हमारी संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। तो आपने देखा संख्या रेखा क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक रेखा होती है, उसमें एक बीच का बिंदु होता है जिसे हम शून्य मानते हैं, 0। शून्य के राइट साइड में धनात्मक संख्या होती हैं और शून्य के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो हम देखेंगे किसी भी परिमित संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार दिखाते हैं। तो हम एक संख्या लेते हैं 1/5। 1/5 को हम किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे हम जानेंगे। सब निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे इस संख्या किसके बीच में आती है। तो हम जी जानने के लिए हम 5 में एक में 5 का भाग देखेंगे। तो 5/1, तो 5 में भाग 1 का चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम शून्य लगा कर पॉइंट लगा बिंदु लगाएंगे तथा 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितने बार गया, 2 बार। यहाँ से 2 गया, तो यानी कि जो हमारी संख्या आएगी कितनी आएगी, 2। तो ये 0.2 किसके बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में, यानी कि अब जो हर देखते हैं, हर हमारा कितना है, 5। तो हम 0 से 1 के बीच में 5 भागों में विभाजित कर लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर लेते हैं हम, चलो वहाँ पे छोटा है तो हम रेखा लेते हैं। तो हमारी कैसी आई, पॉजिटिव संख्या। तो 0 से हम राइट साइड में चलते हैं और 0 से हमारी जो 0.2 संख्या है वो किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो 1 मान लेते हैं हम यहाँ पर। अब इसे हम क्या हर देखते हैं, हर कैसा है। हर हमारा 5 है तो हर को हम 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं उसी हिसाब से। 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया हमारा। 1 2 3 4 और ये 5वां है हमारा। हम इसे यहाँ मान लेते हैं 5। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 मान लिया। 0 से 1 के बीच में हम 5 भाग कर लेते हैं। अब हम देखेंगे 0.2 कहाँ पे आता है। तो हम इसे मानते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। तो आपने देखा हमारा 0 से 1 के बीच में 0.2 संख्या आती है। तो 1/5 कहाँ पर आई, यहाँ पर 1/5 यहाँ पर आई, इसे यहाँ पर। तो इसे हम इस प्रकार दिखाते हैं संख्या रेखा पर। आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। तो अब हम लेते हैं अपना अगला उदाहरण, जैसे कि 2/5। अब 2/5 किन 2 संख्याओं के बीच में आती है हम जानेंगे। तो हम पहले 2 में 5 का भाग देंगे। तो 2 में 5 का भाग देंगे तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे भागफल में और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे भाजक में। तो 5 चौके 20, 4 बार गया और 20 में से 20 घटाया तो 0 बचा। तो 0.4। अब 0.4 संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में आती है, 0 से 1 के बीच में आती है। किनके, 0 से 1 के बीच में आती है। अब हम संख्या रेखा पर एक लाइन खींचते हैं और 0 से राइट साइड में 1 अंक तक, 0 से राइट साइड में 1 अंक तक 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित कर लिया। हम देखेंगे ऊपर की संख्या कितनी है, 2। तो हम और नीचे कितनी है, 5। तो 5 भागों में विभाजित कर लिए। हर पहले हम देखते हैं हर कितना है हमारा, 5 यानी कि 5 भागों में विभाजित कर लेंगे इसे। अब ऊपर की संख्या देखते हैं। अब ऊपर की संख्या कितनी है, 2। तो सबसे पहले कितने के बीच में आ रही है हमारी 0.2 संख्या, 0 से 1 के बीच में। तो हम सबसे पहले लेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। ठीक है।
अब आपने देखा कि 2/5 कहाँ आ रहा है, 2/5 यहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसको निरूपित कर देंगे। आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो हमें अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है 2 परमेय संख्याओं के बीच 3 परमेय संख्या या उससे भी अधिक परमेय संख्या कैसे ज्ञात करें। तो मान लीजिए आपके पास 2 परमेय संख्याएँ हैं, 1/2 और 3/2। अब इन दोनों के बीच हमें 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 3 परमेय संख्याएं। तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे ये देखते हैं हम। अब मान लीजिए 1/2 और ऊपर की संख्या देखते हैं हम। हमारे यहाँ पे हर समान है और हर हमारे समान नहीं होते हैं, तो हमें हर समान करने होते हैं। सबसे पहले क्या करने होते हैं? हमें हर समान करने होते हैं। तो सबसे पहले हम हर देखते हैं, हर कैसे हमारे समान है, तो हमें हर समान करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे ऊपर की संख्या। ऊपर की संख्या कितनी है? अंश में पहली संख्या में 1 है और दूसरी संख्या में अंश में 3 है। तो 1 और 3 के बीच में कितना आता है? 2 आता है। कितना? 2। तो हमारी दूसरी संख्या और हम हर में कितना रहेगा? हमारा 2 से समान रहेगा। तो हमारी 1/2 पहली संख्या हो गई, उसके बीच में 1 के बाद कितना आएगा? 2। तो 2 दूसरा हो गया, हर समान रहेगा यहाँ पे। उसके बाद हमारी 3/2, यानी 1/2 पहली संख्या, 2/2 दूसरी संख्या हो गई हमारी, और 3/2 तीसरी हो गई। तो जो हमारी पहली संख्या कैसे हो फाइंड किया गया तो हो गई। कितनी आई हमारी दूसरी संख्या? 2/2। अब हम देखेंगे तीसरी संख्या। हमारी जो तीसरी संख्या क्या होगी? अब हम तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? हमारा एक परमेय संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, सूत्र परमेय संख्या ज्ञात करने का। ए यानी पहली संख्या धन दूसरी संख्या भाग 2, यानी 2 संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 से भाग देना से हमारी परमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। अगली परमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। अगली परमेय संख्या ज्ञात हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इन दोनों परमेय संख्याओं का योग करेंगे। 1/2 धन 2/2, यहाँ पे 2/2 लिख देंगे। अब 2/2 में हम 2 से भाग दे देंगे पूरी संख्या में। अब हम इसे हल करेंगे। हल करने का तरीका आपको पता ही होगा। हर समान है तो यूँ लिख जाएंगे 2, और ऊपर का यूँ जुड़ जाता है 1 धन 2, भाग लगेगा इतने से 2 से। अब 2 धन 1 कितना होता है? 3, भाग कितना लग रहा है? 2 का। फिर उसमें भी भाग कितने का लग रहा है? 2 का। ये लगा दिया हमने 3/2/2। अब ये हमारे इसके नीचे क्या मान लेंगे? हम 1 मान लेंगे। और हम क्या करेंगे? जो पहली संख्या गुणा चौथी के साथ हो जाता है, और दूसरी संख्या गुणा तीसरी के साथ हो जाता है। तो 3 का गुणा 1 के साथ, 3 × 1 हो गया। 2 का गुणा 2 के साथ, 2 × 2 हो जाएगा। तो अब इन्हें हल करते हैं हम। 3 एकन 3 और 2 दूनी 4। तो जो हमारी अगली संख्या होगी वो क्या होगी? 3/4। तो हमारी जो 1/2 और 2/2 के बीच में जो संख्या आई वो कितनी हुई हमारी? 3/4। तो हम लिख सकते हैं 1/2 से बड़ी है 3/4, 3/4 से बड़ी है 2/2, 2/2 से बड़ी है 3/2। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया। इसी प्रकार हम अगली भी संख्या निकाल सकते हैं। तो आप हमें निकाल के बताएं और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में बताएं हमारी अगली संख्या क्या होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अभी हम जानेंगे। योज्य प्रतिलोम में हम एक परमेय संख्या या कोई संख्या लेते हैं, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? हमने एक संख्या ली, परमेय संख्या ली 2। अब 2 परमेय संख्या नीचे हम, जैसे आप कह रहे होंगे 2, ये सिंगल है। परमेय संख्या क्या होती है? P/Q की फॉर्म में होती है। तो इसके नीचे हम क्या मानेंगे? 1। तो क्या बन गई हमारी? P/Q के शक्ल में बन गई। अब हम इसे क्या करेंगे? योज्य प्रतिलोम में हम सिर्फ कुछ नहीं करना होता। ये हमारी संख्या कितनी किसकी है? धन की। तो इसे क्या कर देंगे? हम ऋण की बना देंगे। ये होता है इसका योज्य प्रतिलोम। सिर्फ हम योज्य प्रतिलोम में हमें सिर्फ परमेय संख्या का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है? चिन्ह ऐसे आपका धनात्मक है तो हम ऋणात्मक कर देंगे उसे, और ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देंगे। उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अब हम देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम में हम उदाहरण लेके देखते हैं। एक परमेय संख्या ली हमने ऋण के 1/2। अब ऋण के 1/2 हमारा गुणात्मक प्रतिलोम में जो हमारे चिन्ह होते हैं धन और ऋण, ये सेम रहते हैं, और
जो हमारी अंश संख्या होती हैं, परिमेय संख्या पी अपन क्यू की फॉर्म में होती है शक्ल में, तो हम हर को ऊपर ले जाते हैं और अंश को नीचे, इसका विपरीत कर देते हैं उल्टा। यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, संख्याओं का उल्टा करना। यानी कि 2 जो है हमारी संख्या वो ऊपर चली जाएगी और 1 है नीचे आ जाएगी, इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम एक और उदाहरण लेके देखते हैं। हमने लिया 5/3, ये किसकी संख्या है, धन की। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ संख्या से मतलब है। चिन्ह हमारा वही के वही रहेगा, धन, और हम संख्या का ले जाएंगे, 3 ऊपर चली जाएगी और 5 नीचे आ जाएगी, 3/5, इसे कहते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वह है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, या परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो हम परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण किस प्रकार करेंगे, अब हम जानेंगे। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या व्यक्त करना 2 प्रकार से होता है। तो देखते हैं 2 प्रकार से क्या नाम है उनके। सबसे पहले नंबर 1 प्रकार है जो वो है, उसे कहते हैं शांत दशमलव निरूपण। यानी कि शांत दशमलव निरूपण क्या होता है, शांत दशमलव निरूपण जैसे कि हम उदाहरण लेके समझते हैं। हमारा है 1/5, 1/5 में हम यानी 5 का भाग 1 में देंगे, तो हम क्या करेंगे, जाएगा नहीं यहाँ पे, तो हम लगा देंगे दशमलव। अब यहाँ पे शून्य बढ़ जाएगा हमारा। अब 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा 10 से आगे ना जाए, ऐसा पढ़िए। 5 दूनी 10, कितनी बार गया, 2 बार। तो इसे कहते हैं यानी अंत होने वाली संख्याएं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो, उससे शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, 2/20। अब देखते हैं 2/20 में क्या हमारा शांत दशमलव निरूपण है या नहीं। तो हम 20 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले शून्य लगाकर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर उस अंश वाली संख्या में शून्य लगा देंगे। अब 20 का पहाड़ा 20 में चला जाएगा, संख्या कट जाएगी, मतलब अब 20 एकन 20 हो जाएगा। कितने बार गया, 1 बार। तो आपने देखा कि दशमलव के बाद हमारी एक ही संख्या आई, भाग देकर एक ही संख्या प्राप्त हुई, इस यानी कि हमारे अंत होने वाली संख्या जो सीमित है, उसके बाद कोई अंक नहीं आया। दशमलव के बाद सीमित जैसे 1 या 2 या 3 अंक आए, इससे ज़्यादा अंक नहीं आने चाहिए, इसे कहते हैं शांत दशमलव निरूपण। अब हम देखते हैं अपना अगला, इस अशांत दशमलव निरूपण। अशांत दशमलव निरूपण क्या होता है, हम जानेंगे। अशांत दशमलव निरूपण, अशांत दशमलव निरूपण। अशांत दशमलव निरूपण क्या होता है, अशांत दशमलव निरूपण ये होता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो। जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हमने संख्या ली 3/2। अब हम 3 का भाग 2 में देंगे, 2 का भाग 3 में देंगे, तो किस प्रकार देंगे, 3 का 2 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़िए कि 3 से आगे ना जाए। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो रहा है, तो 2 एकन 2, कितने बार गया, 1 बार, 1 लिख दिया हमने। अब कितने बचे, हमारा 1 बचा, कितना, 1। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे शून्य बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10। ये होगी हमारी कैसी, शांत दशमलव कहलाई। कैसी कहलाई, शांत दशमलव संख्या कहलाई। अब ये इसी प्रकार हम चेक करते हैं कि शांत है या अशांत दशमलव निरूपण संख्या है। इसी प्रकार के पास क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वो चेक कर जांच के बताना है वो शांत दशमलव निरूपण की संख्या है या अशांत दशमलव निरूपण की। तो हम अब शांत दशमलव निरूपण का एक उदाहरण लेते हैं। अशांत दशमलव निरूपण का एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 3/4। आपके पास एक संख्या है 3/4। अब हम इसे जांचेंगे अशांत दशमलव निरूपण है या अशांत दशमलव निरूपण। तो हम 4 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्य लगा के दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर शून्य बढ़ा देंगे अंश वाली संख्या में, कितना हो गया, 30। अब 4 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे 30 से आगे ना जाए। तो 4 सत्ते 28, कितने बार गया, 4 सत्ते 28 और 4 चौके 32,
4 अट्ठे 32, तो 32 ज़्यादा हो रहा है 30 से, और 4 सत्ते 28 जो 30 से कम है। आपको पहाड़ा इस प्रकार पढ़ना है कि जो 30 के बराबर हो या 30 से तो कम हो, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 सत्ते 28 कितने बार गया? 7 बार। अब 30 में से 28 गया तो कितना बचा? 2। अब 2 बचा। अब 2 में भाग देने जाएगा 4 का, तो क्या लाएंगे? शून्य लाएंगे। तो 4 पंजे 20, कितना हुआ? 20। इसे जांचेंगे हम। तो हमारी क्या संख्या इसमें आई? हमारी पौन दशमलव के बाद हमारी सीमित संख्या हैं। कैसी हैं? सीमित संख्या आई हैं, यानी कि 2 हो या 3 हो संख्या, तो वो कैसा कहलाता है? शांत दशमलव निरूपण। अब हम कुछ और संख्या लेते हैं, जांचते हैं वो शांत दशमलव निरूपण है या अशांत दशमलव निरूपण। मान लीजिए आपकी संख्या है 1/3। कितनी? 1/3। अब इसे चेक करेंगे ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे हम? शून्य लगाकर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 शून्य बढ़ा देंगे अंश में। तो अब 3 का पहाड़ा इस पर करेंगे 10 से आगे ना जाए। तो 3 3 3 दूनी 6, 3 तरह का 9, कितनी बार गया? 3 बार। 3 तरह का 9, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब बचा कितना? 1। अब 1 में फिर नहीं जाएगा, तो फिर शून्य बढ़ाएंगे। तो 3 तरह का 9, फिर 3 बार गया, फिर 1 बचा, फिर 3 0 बढ़ाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 3 तरह का 9। इसी प्रकार हमारी 3 3 3 3 3 3 आती रहेंगी। इसे कहते हैं हम अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। जिसमें संख्याओं का अंत नहीं होता है, दशमलव के बाद संख्याओं का अंत ना हो, उसे अशांत दशमलव निरूपण कहते हैं। कुछ एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि 2/11। ये अशांत दशमलव निरूपण का उदाहरण है। इसे देखते हैं। अब 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे? 0 शून्य लगा कर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे शून्य बढ़ा देंगे। अब 11 का पढ़ा इस पर पढ़िए कि 11 20 से आगे ना जाए और 20 से कम ही रहे या 20 के बराबर रहे। तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22, ज़्यादा हो रहा है, तो 11 एकन 11 कितने बार गया? 1 बार। अब 20 में से 11 जाएंगे तो कितने बचा? 9। अब 9 में 11 का भाग नहीं जाएगा, फिर शून्य लगाएंगे। अब 11 का पहाड़ा इस पर पढ़ी कि 90 से आगे ना जाए। तो 11 अट्ठे 88 कितने होते हैं? 11 अट्ठे 88। 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 3 33 पहाड़ा पढ़ेंगे हम जो 90 से आगे ना है। 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 15 55, 11 छक्के 66, 11 7 70, 11 8 88 और 11 9 99। 99 हमारी जो संख्या है ज़्यादा हो रहा है, तो हम 90 से कम रखेंगे। तो 11 अट्ठे 88 कितने बार गया? 8 बार। अब 90 में से 88 गए तो कितने बचे? 2। कितने बचे? 2। अब 11 का भाग फिर हम 2 में देंगे, नहीं जाएगा तो शून्य लगाएंगे। फिर 11 का भाग 20 में देंगे, तो 11 एकन 11, 1 बार फिर गया। फिर कितने बचे? 9 बचे। फिर इसमें 0 नहीं जाएगा 9 भाग, तो 0 लगाएंगे शून्य लगा के। फिर 11 अट्ठे 88, 8 बार फिर गए। इसी प्रकार हमारी संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी कि फिर आपके 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। इसी प्रकार हमारी जो संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी 2 संख्याओं की बार बार आती रहेंगी। इसे कहते हैं हम अशांत दशमलव निरूपण। अब अशांत दशमलव निरूपण आपके समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखते हैं, अब अशांत दशमलव आपको एक नया टॉपिक मिलता है। अशांत दशमलव निरूपण के भी 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग होते हैं। शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण, मिश्र आवर्ती दशमलव निरूपण। अब शुद्ध आवर्त दशमलव निरूपण क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण के ही 2 भाग होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव निरूपण और मिश्र आवर्ती दशमलव निरूपण। तो हम सबसे पहले जानेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव। शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या होता है? अब शुद्ध आवर्ती दशमलव निरूपण में आपके पास दशमलव के बाद संख्याएं की अंत ना हो और संख्याओं की कोई भी संख्या हो वो उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती रहे। जैसे देखते हैं, हम उदाहरण लेते हैं। 1/2/11 ये एक
शुद्ध आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, जिसमें संख्याओं की बार बार आती रही हैं। देखते हैं, इसका भाग 2 नहीं जाएगा तो शून्य लगा के पॉइंट लगाएंगे दशमलव यानी कि, और यहाँ पे शून्य लगा देंगे। 11 का पाड़ा इस पर पढ़ेंगे, 20 से आगे ना जाए तो 11 एकन 11, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो रहा है तो 11 एकन 11 कितने बार गया? एक बार। अब फिर हम इसमें कितना बचा? 9। अब 9 में भाग नहीं जाएगा तो शून्य लगाएंगे। 11 का पाड़ा इस पर पढ़ेंगे, 90 से आगे ना जाए तो 11 अट्ठे 88 कितने बार गए? 8 बार। फिर कितना बचा? 88 यानी कि 2 बचा। फिर 2 नहीं जाएगा 2 में, फिर शून्य लगाएंगे। 11 एकन 11, फिर 2 बचा, 9 बचा, फिर 9 में नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। 11 अट्ठे 88। इसी प्रकार हमारी जो संख्याओं की, किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होना शुद्ध आवर्ती दशमलव में आता है। शुद्ध आवर्ती दशमलव कहते हैं उसे, शुद्ध आवर्ती दशमलव निरूपण। अब इसी प्रकार हमारी जो क्रिया चलती रहेगी। तो आपने देखा, किसी यानी कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या का बार बार आना शुद्ध आवर्ती दशमलव कहलाता है। अब हम देखते हैं नंबर 2, मिश्र आवर्ती दशमलव क्या होता है? मिश्र आवर्ती दशमलव निरूपण वह होता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो और सभी अंक जो आएँ वो अलग अलग आएँ। जैसे कि दशमलव लगाया हमने, उसमें 1 भी आ रहा है, 8, 2, 5, 6, 3, फिर 5 आ गया, फिर 1, फिर 2। इस प्रकार संख्याओं का अंत ना होकर संख्याएं बार बार अलग अलग, बार बार, और बात है एक ही संख्या 2 बार भी आ सकती है मिश्र आवर्ती दशमलव निरूपण में। इसी प्रकार संख्याओं का हमारा अंत नहीं होता है, इसे कहते हैं मिश्र आवर्ती दशमलव निरूपण। अब मिश्र आवर्ती दशमलव निरूपण का हम कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं। 24/7 हमने लिया। अब 24/7 यानी कि एक उदाहरण लिया हमने मिश्र आवर्ती दशमलव निरूपण का। तो देखते हैं कि इसमें इस प्रकार ये बनता है या नहीं। तो 7 का भाग हम 27 में देंगे, कितने बनेगा? 7 का पाड़ा पढ़ेंगे, 27 से आगे न जाए। 7 × 21, 7 चौके 28, 28 ज़्यादा हो रहा है तो कितने बार गया? 7 × 21, 3 बार गया। दशमलव लगाया। अब कितने बचे? 27 में से 21 गए तो कितने बचे? 6। कितने बचे? 6। अब 6 में 7 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ा देंगे। अब 7 का पाड़ा इस पर पड़ेगी, 60 से आगे ना आए। 7 × 8 = 56, कितने बार गया? 8 बार। अब यहाँ पर 60 में से 56 जाएंगे, कितने बचे? 6, 4 बचे। अब 4 में 7 का भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? फिर शून्य लगा देंगे, फिर 7 का पाड़ा इस पर पढ़ेंगे, 40 से आगे ना जाए। 7 × 5 = 35, कितने? 7 × 5 = 35, 5 बचा। 40 में से 35 गए तो 5 बचा। फिर 7 का पाड़ा 5 ये सब नहीं जाएगा भाग तो फिर शून्य लाएंगे, फिर 7 का पाड़ा इस पर पढ़ेंगे, 50 से आगे ना जाए। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, कितना? 7 × 7 = 49, कितने बार गया? 7 बार। आप 50 में से 49 जाएंगे तो कितना बचा? 1। अब 1 में फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर शून्य लाएंगे, फिर 7 का पाड़ा इस पर पढ़ेंगे, 10 से आगे ना है। 7 × 1 = 7। तो आपने देखा दशमलव के बाद संख्याओं की अंत नहीं हो रहा है और वो अलग सारी संख्या हमारी मिश्र हैं, यानी कि 8 भी आ रहा है, उसमें 5 भी आता है, 7 भी आएगा, और संख्या भी डबल भी हो सकती हैं, और संख्याओं का अंत ना होकर इसी प्रकार आता रहे तो उसे कहते हैं मिश्र आवर्ती। क्या कहते हैं? मिश्र आवर्ती। तो आपके समझ में आ ही गया होगा, और आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। अब हम चलते हैं, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक पर लेकर कुछ नया।